नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। कहानी है दुनिया के पहले एटम बॉम्ब बनाने वाले वैज्ञानिक की, जिनका नाम था ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर साहब ने जब बॉम्ब बनाया, परमाणु बॉम्ब बनाया, और उसका उपयोग करके नागासाकी, हिरोशिमा में बहुत सारे लोग, करीब में 10 लाख लोगों को मार दिया गया। तो उनके अंदर एक ग्लानि थी कि इस जो मास स्तर पर लोगों को मारा गया है, जिस बम का उपयोग किया गया है, उसको मैंने बनाया है। तो उस ग्लानि से बाहर निकलने के लिए उनको कुछ ऐसा चाहिए था जिससे उनको ये प्रतीत हो कि ये जो लोग मरे हैं, अगर ये नहीं मरते, अगर इस बम का उपयोग नहीं होता, तो इससे अधिक लोग मारे जाते। यानी कि ये जो ग्लानि है कि हिरोशिमा और नागासाकी में इतने सारे लोग मारे गए हैं, ये एक जो मन में अफसोस है, वो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि अगर ये लोग अभी नहीं मरते, अगर इस बम का उपयोग अभी नहीं किया जाता, तो इस युद्ध के पश्चात और भी इससे अधिक लोग मारे जाते। तो वो एक गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, और वहाँ पर उनको एक श्लोक मिलता है जिसमें भगवान जो कृष्ण हैं वो अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही मृत्यु हूँ, मैं इस संसार का विनाश करने के लिए युद्ध को आरंभ करना चाहता हूँ। जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, गीता पढ़ेंगे तो इसी भाषा में लिखा हुआ जो मैंने बताया। इंग्लिश में है नाउ आई बिकेम डेथ, और मैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ। ये क्या था, ये मैं आपको इसलिए कहानी बता रहा हूँ कि विज्ञान के बदौलत हमने क्या किया, तो बम का निर्माण किया, एटम बम का निर्माण किया, लेकिन उसकी नैतिकता को सिद्ध करने के लिए हमें धर्म का सहारा लेना पड़ता है कि ये अधर्म नहीं था, ये जो एटम बम का उपयोग किया गया ये अधर्म नहीं था, बल्कि आने वाले सही भविष्य के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए इसका उपयोग करना अनिवार्य हो गया था। तो महाभारत के युद्ध के समय भी यही स्थिति थी कि अर्जुन जो है वो अपने परिवार से लड़ रहा था। तो अधर्म नहीं था, बल्कि मानव जाति कल्याण के लिए वो परम आवश्यक था वो धनुष उठाए और युद्ध करे। आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी कि क्या है पृष्ठभूमि। आज के वीडियो में हम लोग 2 निबंध को करेंगे। एक है धर्म और विज्ञान के समन्वय से मानव का कल्याण संभव है, और दूसरा जो टॉपिक है वो मैथिली का कहावत है, मैथिली का मुहावरा है, जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैथिली के मुहावरे पर ही चलते हैं, फिर धर्म और विज्ञान के समन्वय से मानव कल्याण संभव है, इसका मैं परिचय दूंगा आपको, और मैं आपको समझाऊंगा किस दिशा में लिखना है। लेकिन मैथिली वाला जो लोकोक्ति आधारित निबंध है उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, उसके फ्लो चार्ट को देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बनाइए जिनका मेंस है, ताकि आप लिख सकें, आप एग्ज़ाम में अच्छे से निबंध को लिख सकें, भटके ना। इसके लिए फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि आंसर राइटिंग कब करें, कैसे करें। मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग पढ़ाई के साथ साथ में ही करनी चाहिए। बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ। ग्रुप में भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग हैं जो जुड़ जाते हैं, फिर वो स्किप करते हैं, लिखते नहीं हैं, अलग अलग चीज़ों का बहाना होता है उनके पास में। एक बच्चा होता है जो पहले दिन से लिखने का प्रयास करता है और मेहनत करके सीख भी लेता है। एक ऐसा होता है जिसको लिखना नहीं आ रहा होता है और अपने में सुधार नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे कंटेंट की कमी है, इंट्रो कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, तो ये तो लिखने से सुधार हो जाता है उनका। तीसरा कैटेगरी होता है थेत्थर बच्चों का, जो मैथिली भाषा में कहा है तो थेत्थर बच्चे हैं, हेहर हैं। उसका क्या मतलब होता है कि कोचिंग भी कर रहे हैं, पढ़ भी लिया है, लेकिन लिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि लिखेंगे उसी दिन जिस दिन सबसे बेस्ट आंसर लिखेंगे। ये अद्भुत लोग होते हैं, स्वप्नलोकीय दुनिया में होते हैं। इनको जब तक सही आभास होता है, सही चीज़ों का ज्ञान होता है, तब तक समय निकल जाता है। देखिए क्या है मैथिली की कहावत और मुहावरे, और आज मैं आपको करीब में 150 भोजपुरी और मैथिली के कहावत और मैं आपको मुहावरे
हिंदी में अर्थ सहित मैं PDF दे दूंगा। पब्लिक चैनल पर भी होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए क्या है, कहावत किस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसा मैंने मुहावरा या कहावत उठाया है जो पर्यावरण के कारण और बाकी चीज़ों के कारण बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, और इस कारण से ये पूछा भी जा सकता है। कांच के बाती पुराण के गुदरी, ये मैथिली भाषा में चलता है। हालांकि जिस तरह के पूछे जाते हैं मुहावरे वगैरह, सच पूछिए तो हो भोजपुरी या मैथिली में कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। ठीक है, भाषा से जुड़ा हुआ है, कहावत है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए किस प्रकार से करें। जो लोग नहीं समझ में आता है सर किस प्रकार से करें, तो उनके लिए एक चीज़ है, मैं आपको जो PDF दूंगा मैथिली और भोजपुरी मुहावरों के, उनको बैठ करके पढ़िएगा। उसमें कौन कौन से मुहावरे के क्या अर्थ हैं। हो सकता है 10 में आपको अर्थ का पता ना चले, लेकिन 15-20 के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, भाषा समझ में आने लग जाएगी। आप दोहराएंगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। रटिएगा मत, भाषा का अर्थ बस समझना है, एक बार हमें क्रक्स निकालना है। इसका अर्थ होता है पुरानी चीज़ों का उपयोग, यानी कि रिसाइकल। रिसाइकल कह सकते हैं, रीयूज, सबसे पहला शब्द आएगा रीयूज, देन रिसाइकल पर जाएंगे। और रिड्यूस, 3R का फॉर्मूला होता है जो पर्यावरण को बचा सकता है, पर्यावरण को बचा सकता है। 3R का फॉर्मूला होता है रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, यानी कि कम यूज करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें। तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक शानदार मुहावरा हो सकता है। अगर वर्तमान प्रासंगिकता के समय में हम लोग देखेंगे तो ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुहावरा हो सकता है। कांच की बाती पुराण के गुदरी, ये बताने की चीज़ है क्या। आप ही के घर में कोई ऐसा दवाई आता हो जो शीशे वाली होती है, पहले होता था, तो उसमें क्या करते थे कि दिवाली में उसको यूज के लिए हम लोग रख लेते थे। और आज के समय भी होता है, अगर कोई बड़े डिब्बे आ गए घर में तो उसमें कुछ रख लो भाई, किचन का सामान रख लो। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये बाहर के देशों में नहीं होता है, ये अपने यहाँ ज़्यादा चलन में होता है, क्योंकि हम भारतीय लोगों के व्यवहार में क्या है, तो पर्यावरण हितैषी है। रीयूज करना, रिड्यूस करना, ये चीज़ अपने व्यवहार में है, उसी पर आधारित है। ये किस प्रकार से लिखा जाए, पहले फ्लो चार्ट में आपको दिखाता हूँ, फिर मैं कंटेंट पर आऊँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमने लिखा कि वो क्या है, मुहावरा, बेकार चीज़ों का उपयोग। सबसे पहला जो समस्या है वो यही है कि भाई कैसे इसका निकाला जाए अर्थ। तो अर्थ अगर आप बिहार यूपी के पृष्ठभूमि से होंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे, और सरकारी भी पृष्ठभूमि, सरकारी स्कूल वाले बच्चे होंगे, प्राइवेट में भी CBSE वगैरह भी होगा, तो भी समझ में आता है। बिहार यूपी के अगर आप होंगे तो समझ जाएंगे ये क्या बोल रहा है। और अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार दोहराइएगा उसको। कांच की बाती पुराण के गुदरी, गुदरी समझ में अगर आ जाए तो ये भी पता चल जाएगा भाई गुदरी का मतलब होता है फटे पुराने, जो पुराने कपड़े होते उनको कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बेकार के चीज़ों का उपयोग करना। अगर कोई और अर्थ क्या इसका निकल सकता है, मुहावरों में बहुत कम संभावना होती है कि कोई और अर्थ निकले, मैं आपको बता रहा हूँ। दर्शन में ये संभावना होती है कि एक ही दर्शन के 2 अर्थ 2 बच्चे निकालें और 2 संदर्भ में उसको लिख दें, लेकिन मुहावरों में बहुत कम संभावना होती है कि एक ही मुहावरे के 2 अर्थ निकलें और 2 मायने में उसके लिख दिए जाएं। अर्थ उसका फिक्स होगा, एक ही प्रकार का अर्थ निकलेंगे और उसी दिशा में आपको लिखना पड़ेगा। परिचय जो शुरू करें आप, सबसे नॉर्मल मैं परिचय शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। अभी जो मैंने धर्म पर आधारित आपको समझाया, भगवत गीता का ज्ञान समझाया, भगवत गीता ज़रूर ही पढ़िएगा, कभी भी मौका मिले तो ज़रूर ही पढ़िएगा। अद्भुत चीज़ है, वैसी चीज़ जीवन में आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। मैंने वो क्या किया, मैंने आपको इंट्रो बताया। आप ओपेनहाइमर मूवी से शुरू कर सकते हैं, धर्म वाला जो मैंने विषय बताया। ये जो है सब्जेक्ट, ये जो है अपने कांच की बात पुराण की गुदरी, इसको आप शुरू कीजिए किससे, तो पर्यावरण से जुड़े हुए किसी भी चीज़ से शुरू कीजिए। जैसे शुरू कीजिए किससे, इस निबंध को कैसे शुरू किया जाए, आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने देखा है कुछ चीज़ें यूट्यूब पर, कुछ लोगों के निबंध से रिलेटेड या कई सारे लोग वीडियो मैंने देखे जिसमें वो लंबा लंबा बात बता देते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा है ये, और फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। मेरे अंदर जो निबंध का ज्ञान होगा वो मैं अपने लिए उपयोग कर सकता हूँ। एग्ज़ाम में आपके साथ मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊँ कि क्या हो सकता है, ना कि मैं बहुत लंबा लंबा आपको बता दूँ आप एग्ज़ाम में जाएं सारा साफ, ऐसा नहीं।
जो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, कहाँ से इसको शुरू करें। लाइफ के बारे में आपने सुना है, प्रधानमंत्री जी ने लाइफ के बारे में बात की है कि लाइफ जो पहल है, हम लोगों का लाइफ स्टाइल जो होना चाहिए वो पर्यावरण हितैषी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का ऐलान ग्लासगो अर्थ समिट में किया था, उन्होंने ग्लासगो कॉप में किया था 2021 में। तो लाइफ जो पहल है इसको यूएन से भी रिकॉग्निशन मिला है, आप यहीं से शुरू कीजिए, सबसे सही हो गया। भाई जीएस का है ये, आप अपने घर का चीज़ों का उपयोग करके बता सकते हैं कि भाई किस तरह से आपके घर में चीज़ों को छोटी सी कहानी बना करके कहाँ से कहाँ उपयोग किया जाता है ना। सबसे पहले हमने कहावत का अर्थ लिखा, फिर हमने परिचय प्रासंगिकता में मैंने बताया कि लाइफ के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2022 ग्लासगो समिट में कॉप में लाइफ पहल की बात की गई, जो कि इस कहावत से बिल्कुल मेल खाता है कि हमारे जीवन को हमें पर्यावरण हितैषी बनाना पड़ेगा। उसके लिए चीज़ों को भारत में, या भारत में तो लाइफ स्टाइल में शामिल होता है, बेकार के चीज़ों का भी जीवन में उपयोग करना। इंट्रो हो गया छोटा सा, ठीक है। उसके बाद बेकार की चीज़ों के कुछ महत्व बता सकते हैं कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा। जैसे कांच की बोतल, इसका फूलदान बना सकते हैं, पुराने कपड़ों का गुदरी के तौर पर इस्तेमाल होता है, या फिर और भी उसके उपयोग को बता सकते हैं आप। पूर्वजों की परंपरा रही है कम संसाधन में उपयोगिता। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनकी एक खासियत रही है कि कम संसाधन में कैसे जीवन जिया जाए, इसको लेकर उनका जीवन बड़ा ही प्रतिबद्ध होता था। क्यों होता था? क्योंकि गरीबी ये सब चीज़ें हमें सिखा देती है। गरीबी के बैकग्राउंड में आप चीज़ों को रीयूज करना सीख जाते हैं। तो पूर्वजों की परंपरा का आप उदाहरण दे सकते हैं कि किस प्रकार से हर छोटी चीज़ का रीयूज करना हमारे व्यवहार में शामिल होता है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान, ये फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे आप निबंध में आगे बढ़ेंगे, वो फ्लो चार्ट है ये। फिर पर्यावरण संरक्षण में योगदान, कचरे की समस्या, प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उदाहरण टायर, फर्नीचर, प्लास्टिक बोतल, सजावट, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग में कमी। इससे लाभ पर फिर जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण में योगदान कैसे दे सकता, आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से मॉडर्न लाइफ स्टाइल और पश्चिमी लाइफ स्टाइल के मुख्य रूप से कॉपी करने से भारत में क्या हो गया है, तो प्रदूषण की समस्या क्रिएट हो गई है। पहले लोग मार्केट जाते थे तो हाथ में कपड़े का झोला लेकर के जाते थे, प्लास्टिक का झोला लेकर के जाते थे, लेकिन अब खाली हाथ जाते हैं, या तो ब्लिंकिट्स ऑर्डर करते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो तो प्लास्टिक में सामान्य तौर पर पैकेजिंग होती है, उसकी ढेर सारा कचरा वो अपने साथ लेकर के आता है। आप अपने घर को खूबसूरत बना लेते हैं, कचरे उठा करके फेंक देते हैं, पृथ्वी उससे बदसूरत हो जाती है। एक प्लास्टिक का टुकड़ा 1000 साल तक वैसे का वैसा ही रह सकता है। तो ये आप क्या बता सकते हैं कि हमने पुराने लाइफ स्टाइल को जो छोड़ा, पूर्वजों की परंपराओं को जो छोड़ा, तो उसका हमें ये परिणाम देखने को मिलता है। आईफोन 6 आया, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। आईफोन 7 आया, वैसे ही लोग दौड़ते हैं जिनके पास में होता है, जो यूज करने वाले होते हैं कि नए आईफोन को खरीदेंगे। पुराने वाले को क्या करना है, तो बेच देना। फिर उनका क्या होता है, तो क्या एप्पल कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि आपने जितने नए फ़ोन आपने लॉन्च किए, तो पुराने वाले का क्या हुआ ये देखना। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, नई समस्याएं दिखा रहा हूँ जो आप रोज़ देखते हैं और आप उसको अनुभव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा इसका उदाहरण हो सकता है, कागज़ इसका उदाहरण हो सकता है, कचरे की समस्या इसका उदाहरण हो सकता है, टायर इसका उदाहरण हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लास्टिक की बोतलें हो सकती, सजावट के सामान हो सकते हैं, और खाने पीने के जो सामान प्लास्टिक में पैकेज होकर आते हैं वो सारे इसके उदाहरण हो सकते हैं। ये सारा का सारा रीयूज नहीं होने से चीज़ें बनी हैं। स्टील के बर्तन में पैकेजिंग होकर आता है कोई चीज़, स्टील के बर्तन में अगर आप खाएंगे, आप पन्नी पर नहीं खाएंगे, प्लेट में नहीं खाएंगे, तो उसको उठा करके फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर मैं लंबी लंबी बातें बता दूँ, आपको पता ही ना हो तो कैसे लिखेंगे। क्या इसके लाभ होगा, तो लाभ प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग में कमी हो सकता है। अभी निबंध पर चलेंगे, ये मैं फ्लो चार्ट बता रहा हूँ कैसे बनाना है। एग्ज़ाम में थोड़ी देर 5 मिनट समय लेकर के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। रचनात्मक और आत्मनिर्भरता का विकास, बच्चों के लिए बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, इस प्रकार के हम कार्यक्रम चला सकते हैं। अखबार, पेपर मैच, डिब्बे, रोबोट, आत्मनिर्भर ग्रामीण महिलाओं द्वारा हस्तशिल्प किया जाता है। आपको याद है पहले चटाई भी खजूर के पत्तों से बुनी जाती थी, जो आजकल प्लास्टिक का मिलता है ना,
वो खजूर के पत्तों से भुनी जाती है। गांव घर में तो अब भी मिल जाएगा आपको। जो बिहार पृष्ठभूमि के होंगे उनको तो पता ही होगा। और आपको पता है कि मैक्सिमम जो टोकरी घरों में यूज होते थे वो सब बांस के बने होते थे, है ना। आज वो इको फ्रेंडली के नाम पर 1000 रुपये में आपको मिलेंगे, जिसको गांव में लोग 10 रुपये में खरीदते थे। आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रभाव इसका होता है। खर्च में करी में उद्यम की संभावना बन सकती है। चुनौती समाधान हर चीज़ों पर हम लोग समझेंगे। फ्लो चार्ट को मैंने एक बताया, अब जरा इस निबंध को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है ये निबंध और किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। किस चीज़ का उदाहरण दिया है? लाइफ पहल का उदाहरण दिया है इंट्रो के लिए। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जी ने कुछ वर्ष पहले ही रिसाइकल अर्थव्यवस्था का, रिसाइकलिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि रिसाइकलिंग इकोनॉमी करने से हम अपने इकोनॉमी में बहुत सारे चीज़ों को, एक इंपोर्ट जो करते हैं उसको रोक सकते हैं और इकोनॉमी बचत को हम बढ़ा सकते हैं। मैथिली में एक पुरानी कहावत है, कांच की बाती पुराण की गुजरी, जिसका अर्थ है कि वो चीज़ें जो देखने में बेकार या तुच्छ प्रतीत होती हैं उनका भी सही उपयोग किया जा सकता है। यह कहावत हमें सिखाती है कि जीवन में हर वस्तु का अपना मूल्य हो सकता है। आज इस पर निबंध लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर आप भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इंट्रो कैसे लिखूं, घबराहट हो रही है कि जिस दिन लिखेंगे सबसे बेस्ट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, तो फिर आप सपना ही देखिए, आप नहीं लिख पाएंगे बेस्ट कभी। अगर आप लिखेंगे, गलती करेंगे, बहुत ख़राब लिखेंगे, कल फिर लिखेंगे, फिर परसों लिखेंगे, एक सप्ताह बाद हो सकता है बेस्ट लिख लें, लेकिन इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि जिस दिन लिखेंगे बेस्ट लिखेंगे, तब तो बैठे रहिए आराम से। गर्मी आ गया है, खीरा ककड़ी खाइए, बशर्ते हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखें, उसका उपयोग करना सीखें। आज के युग में जहां उपभोक्ताओं और अपव्यय अपने चरम पर है, उपभोक्तावाद की संस्कृति इसको कहा जाता है। क्या कहा है? तो उपभोक्तावाद। हर चीज़ में हमें हर चीज़ ऐसा लगता है कि ये हमारे उपभोग की ही चीज़ है, खरीद के ले आओ। आपके ही आस पड़ोस में कई ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आपने कभी उपयोग नहीं किया होगा, लेकिन ढेर करके रखा होगा आपने। यह विचार न केवल प्रासंगिक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण, संसाधन कुशल उपयोग के लिए आवश्यक है। बेकार समझी जाने वाली चीज़ों का उपयोग न सिर्फ हमारी रचनात्मकता को बढ़ाता है बल्कि हमें आत्मनिर्भर बनाता है, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी पूरा करता है। ये न केवल हमारे खर्च के में भी बचत करता है, अगर आप खर्च बहुत ज़्यादा करते तो उसमें भी बचत करेगा, रीयूज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके, बल्कि पर्यावरण हितैषी भी होता है। प्रकृति को हम नुकसान कम पहुंचाते हैं। गंगा में इतनी पनियाँ कहाँ से आ गई, पॉलीथीन कहाँ से आ गई? हम ही 140 करोड़ भारतीयों ने डाला है, आपने, मैंने डाला है। बेकार की चीज़ों का महत्व। सामान्य जीवन में हम अक्सर उन चीज़ों को बेकार मानकर फेंक देते हैं जो अपनी प्राथमिकता उपयोगिता खो बैठे हैं, जैसे खाली कांच की बोतलें, पुराने कपड़े, टूटे बर्तन, इस्तेमाल हुई प्लास्टिक की थैलियाँ। लेकिन क्या वे वस्तुएं वास्तव में बेकार हैं? रंग बिरंगे चीज़ों का उससे क्रिएशन हो सकता है। उदाहरण के लिए खाली कांच की बोतलों को फेंकने की बजाय उसे रंग बिरंगे पत्थरों सजाकर एक सुंदर फूलदान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से हम कई सारे चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। कुछ भी इसमें नया है, जो आप जानते हो उसको शब्द दिया जा रहा है, उसको लाइन दिया जा रहा है। कुछ भी इसमें नया है, आप जानते हैं ये सब कुछ ऑलरेडी, आप लिख नहीं रहे हैं, वही बस कमी है। हमारे पूर्वजों ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा। वे कम संसाधनों में जीवन को सुखमय और सुविधाजनक बनाने माहिर थे। गांव में आज भी लोग पुरानी साड़ियों से रजाई बनाते हैं या टूटी हुई बाल्टियों को गमले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ परंपरा हमें सिखाती कि बेकार समझी जाने वाली चीज़ों में भी जीवन और संभावनाएं छिपी होती हैं। एक सुजनी आर्ट होता है मिथिलांचल में, जिसके बारे में UPSC ने PT में सवाल पूछा था। सुजनी कढ़ाई इसको कहा जाता है, जिसमें रीयूज, पुराने जो कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, घर के पुराने कपड़े होते हैं, उन सब को जोड़ जोड़ करके बिछाने के लिए सुंदर से कढ़ाई, हाथ से सारा काम होता है। सुजनी आर्ट सर्च कीजिएगा, बहुत ही अद्भुत सा बनाया जाता है। तो सब कहाँ गए? हर संस्कृति में होता है ये। वो मैंने अपने क्षेत्र का बताया है, आपकी जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी होगा कुछ न कुछ। पूछिएगा माता श्री से, उनको पता होगा। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। आज के समय बेकार चीज़ों को उपयोग करना केवल एक कला या शौक नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विश्व भर में कचरे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक कचरे ढेर नदियां, जंगल, समुद्रों को प्रदूषित कर रहे हैं। मैरियाना ट्रेंच, जो मैरियाना की खाई है, जो पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है, वहाँ पर भी कचरे मौजूद हैं। पृथ्वी का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है,
वहाँ पर भी कचरे मौजूद हैं। हम इंसानों ने सभी जगहों पर कचरे फैला दिए हैं। मंगल ग्रह पर भी कचरे फैला रहे हैं अब हम धीरे धीरे। मंगल पर भी नासा के रोवर खराब हो जाते हैं तो वो कचरा बन के वहाँ पर रह जाते हैं। तो पुनः उपयोग के माध्यम से दोबारा इस्तेमाल में लाएं, हम कचरे के बोझ को कम कर सकते हैं। अंतरिक्ष में भी कचरा हमने फैलाया है। बहुत सारे वेस्ट सैटेलाइट घूम रहे हमारे पृथ्वी के चारों ओर, जो अंतरिक्ष में कचरा क्रिएट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पुराने टायरों को फर्नीचर, मैं जो बोल रहा हूँ बेकार की चीज़ें नहीं है गुरु, इस्तेमाल करना अपने आंसर राइटिंग में। पुराने टायरों को फर्नीचर, गमले, आपने देखा है क्या किसी फैंसी कैफ़े वगैरह में गए हैं क्या? खाना तो बेकार ही होता है उनका, बहुत कम कैफ़े होते जिनके अच्छे खाने होते हैं। उन्हें बैठने की और बड़ा ही फोटोजेनिक सी चीज़ें लगाए होते हैं उन्होंने। तो वो जो होता है ना, उसमें देखें कई बार टायरों को अच्छे से कलर करके उसको कवर ववर डाल के उपयोग कर लेते बैठने के लिए। तो ये रीयूज है। ये बच्चों के झूले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक बोतलों से घर के सजावट के सामान, पानी देने के उपकरण, छोटे छोटे भंडारण बॉक्स बनाए जा सकते हैं। यह न केवल कचरे कम करता है बल्कि नए उत्पादों की खरीदारी पर होने वाले खर्च को भी बचाता है। पर्यावरणविदों का मानना है अगर हर व्यक्ति अपने स्तर पर ऐसे छोटी छोटी पहल करे तो हम ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता का विकास होता है इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चों में। आप बच्चों को क्या कीजिए, दे दीजिए कि इससे कुछ बनाओ, वो बनाएंगे। लेकिन जैसे ही बच्चे बनाने बैठते, अभी के गार्जियन बोलते छोड़ो पढ़ो, क्या लगे हुए हो, फ़ोन में कुछ देख लो। किसी क्रिएटिविटी डेवलप हो सकता है। इसमें बात यह है आत्मनिर्भरता का विकास हो सकता है। आर्थिक लाभ और सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है। आर्थिक लाभ होगा मुख्य रूप से बहुत सारे जो कास्ट थे बिहार में, ख़ास तौर से मैं बिहार का हूँ तो उसका पृष्ठभूमि मुझे पता है। बांस की आर्ट की मैंने कुछ देर पहले ही बात की। बांस आर्ट बनाने वाले विशेष जाति के समूह के लोग होते हैं जिनको समाज में सबसे हीन मानते हैं लोग, पता नहीं क्यों मानते हैं। तो उस समाज के लोगों की बिक्री कम हो गई क्योंकि हमने प्लास्टिक के बाकी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। कुम्हार होते हैं, विशिष्ट कास्ट होते हैं, बहुत अद्भुत कला होता है उनके पास में, जन्मजात होता है, बच्चों को भी आ जाता है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं वो। लेकिन चूंकि हमने प्लास्टिक की पानी की बोतलों में पानी पीना शुरू कर दिया, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, एल्युमिनियम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, इसलिए उनका नुकसान हो गया। तो क्रिएटिविटी का भी ह्रास हुआ। सामाजिक प्रभाव भी, उसका दुष्प्रभाव भी देखने को हमें मिला है। हमने जो चीज़ों को इको फ्रेंडली चीज़ें और पारंपरिक चीज़ों को छोड़ा है तो उसका ये दुष्प्रभाव हमें देखने को मिला है। अगर हम रिसाइकल की तरफ जाते हैं, रीयूज की तरफ में जाएंगे तो हमें इस तरह की चीज़ों को उपयोग करने से सामाजिक प्रभाव भी पॉजिटिव पड़ेगा। चुनौतियां और समाधान क्या है? हालांकि बेकार चीज़ों को उपयोग करना एक बेहतरीन विचार है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। कई बार लोगों के पास समय, कौशल या संसाधनों की कमी होती है। तो कौशल की कमी है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए हाउ टू रीयूज, जो ग्लास का बोतल होता है उसको किस प्रकार से रीयूज किया जाए, आ जाएगा। रंग बिरंग के शॉर्ट वीडियो आ जाते हैं कि भाई ये पेंट कर लो, वो पेंट कर लो, जिसके कारण पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय नए खरीदारी पसंद करते हैं। इन समस्याओं का समाधान शॉर्टकट जीवन में पसंद आता है लोगों को। झट से जाओ, खरीद के ले आओ, बोतल उठा करके फेंक दो, इस चीज़ को उठा करके फेंक दो। रीयूज के लिए समय चाहिए होता है, उतना देर हम रील देख लेंगे। करते क्या हैं, 24 घंटे तो आपके पास होते ही हैं। दुनिया की हर चीज़, हर तकनीक समय बचाने के लिए बनाई गई थी, कार से लेकर फ़ोन से लेकर हर चीज़। और अद्भुत चीज़ है कि आज मनुष्य के पास समय ही नहीं है। शॉर्टकट के कारण से हम चीज़ों को छोड़ देते हैं या तो फिर प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ों की तरफ में जाते हैं। सफलता में भी कुछ ऐसा ही है, झट से लोगों को सफलता चाहिए होता है। कई बार लोगों के पास समय, कौशल या संसाधनों की कमी होती है। इसके अलावा आधुनिक जीवन शैली में लोग सुविधा और तुरंत परिणाम चाहते हैं, क्विक। 30 सेकंड में उनका पॉलिटी समझना है, 30 सेकंड में समझना है। जीवन में कभी नहीं लिखा पीटी के बाद मेंस के लिए डायरेक्ट आंसर राइटिंग में महारत हासिल कर लेनी है, डायरेक्ट निबंध लेखन कर लेना है। जीवन में कभी नहीं पहले प्रयास किया। पीटी से पहले साल भर पीटी की तैयारी की, मेंस आ गया तो 2 महीने मेंस में पारंगत हो जाना है। कैसे होगा शॉर्टकट, मुझे भी बता देना ज़रा। जिसके कारण से पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय नया खरीदना पसंद करते हैं। इन समस्याओं का समाधान शिक्षा और जागरूकता में निहित है। स्कूल, कॉलेज, समुदाय में कार्यशालाएँ, वर्कशॉप आयोजित कीजिए जिससे सिखाया जा सके अपने घर में उपलब्ध बेकार चीज़ों को उपयोग कैसे कर सकते हैं। सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि रिसाइकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट
किसने लाया था? तो अमिताभ कांत जी नीति आयोग के CEO रहे हैं। लाइफ पहल जो है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। इसका इंग्लिश में भी है नीचे, जो मैं आपको PDF दूंगा ना पेड ग्रुप में, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में भी पूरा निबंध मिल जाएगा और उससे जुड़े हुए आपको फ्लो चार्ट ही मिल जाता है। ये मैंने निबंध का आपको एक दिशा दे दी है। लिखेगा कौन? आप लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा? आप ही के साथ होगा जो होगा। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, धर्म और विज्ञान के समन्वय से मानव कल्याण संभव है, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊँगा। आज मैंने लिखने को दिया है तो लिखेंगे ही बच्चे, लेकिन लिखिएगा खुद से ही प्लीज़। मैं आपको मॉडल आंसर देता हूँ, उसको छाप करके मुझे मत भेजा कीजिए, सबसे बेकार चीज़ है ये। या AI से भी छाप करके मुझे मत भेजा कीजिए। पढ़िए, पहले खुद से प्रयास कीजिए। किसी भी चीज़ का पहले खुद से प्रयास करते हैं, फिर अगर नहीं होता है तो आप तकनीक का सहारा लीजिए, सर्च कीजिए, AI पर सर्च कीजिए, पॉइंट को सर्च कीजिए, लेकिन पहले खुद से प्रयास कीजिएगा। अगर आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं होगा, चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। धर्म और विज्ञान ये दोनों मानव सभ्यता के दो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं। धर्म का जन्म कब से माना जाता है? जब से इंसान है तब से ही धर्म है, किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान है। जहाँ हमें धर्म नैतिकता और आध्यात्मिकता, जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती है। वैल्यूज़ क्या होते हैं? एथिक्स पढ़ा है पेपर 4 UPSC वाले, इसको डिफाइन करना होता है गुरु। वैल्यूज़ क्या हैं अच्छे से पढ़ना होता है। वहीं विज्ञान हमें तर्क, नवाचार और प्रगति का मार्ग दिखाता है। एक हमेशा 100% तार्किक बोलने वाला इंसान के अंदर वैल्यूज़ की कमी हो सकती है, और एक केवल मूल्यों की बात करने वाले इंसान के अंदर तार्किकता की कमी हो सकती है। दोनों का समन्वय जब होता है तब एक सही इंसान का निर्माण होता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। किसने कहा है ये? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। विवेकानंद जी ने कहा है धर्म और विज्ञान के समन्वय से ही मानव कल्याण संभव है। जब इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो आप और हम कौन होते हो? यदि इन दोनों का समन्वय किया जाए तो मानव कल्याण के नए द्वार खुल सकते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म और विज्ञान का समन्वय ही सच्चा ज्ञान है। इस निबंध में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। धर्म और विज्ञान एक परिचय। धर्म और जीवन को नैतिकता, आध्यात्मिकता से जोड़ता है। जैसे मैंने ओपेनहाइमर का आपको एग्जाम्पल दिया था, कोरोना एक दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। कोरोना के दौरान जब वैज्ञानिक लोग टीका बनाने का काम कर रहे थे, वहीं इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। लोग घरों में बंद थे, परेशान थे, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक और धार्मिक चीज़ों ने उनको सहारा दिया, सपोर्ट दिया। इमोशनल जो सपोर्ट है वो हमें इस जगह से मिलता है, और वैज्ञानिक सपोर्ट तो वैज्ञानिक ही दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को एक साथ मिलाकर मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करता है। जब आप आयुर्वेद के कोई स्टूडेंट होंगे, BMS और ये सब पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि आयुर्वेद में ये सिखाया जाता है कि आध्यात्मिकता और दवा ये दोनों मिलकर किसी आदमी को क्योर करते हैं। आयुर्विज्ञान मानव का पृथ्वी पर सबसे पुराना मेडिकल साइंस में से एक है। इसी तरह प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री जैसे आर्यभट्ट और वाराहमिहिर ने विज्ञान को धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बोला था कि धर्म में वही चीज़ें हैं जो विज्ञान ने सत्यापित नहीं किया है। दरअसल विज्ञान ने जो कुछ भी सत्यापित किया है उसमें से कई सारी चीज़ें धर्म में थ्योरेटिकली पहले से ही मौजूद थी, जिसको विज्ञान ने बाद में सत्यापित किया है। हालांकि आधुनिक युग में धर्म और विज्ञान के बीच एक कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी गई है। कुछ लोग धर्म को रूढ़िवादिता से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग वैज्ञानिकता को नैतिकता के विहीन मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, मानव जीवन को बेहतर बनाना। धर्म का क्या काम है? धर्म का काम है लोगों के अंदर करुणा को डेवलप करना। करुणा यानी कि दयाशीलता, ठीक है। और विज्ञान का क्या काम है? लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना। दोनों का मिलकर के क्या काम है? तो एक करुणाशील, आसानी से चलने वाला समाज बनाया जाए जिसमें लोगों का जीवन सुखद हो, दया हो, करुणा हो और वैज्ञानिक चीज़ें भी मौजूद हो। एक आदमी जिसके पास केवल करुणा ही है, खूब दयावान है, लेकिन वैज्ञानिक चीज़ों का भाव है, वो भी प्रगति नहीं कर सकता है। एक ऐसा आदमी जो केवल विज्ञान जानता है, उसके अंदर दया नहीं है, तो फिर घटिया चीज़ें ही बनाएगा। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होना मानव के लिए परम आवश्यक माना जाता है।
धर्म और विज्ञान का समय इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में सीमाएं हैं। धर्म हमें नैतिकता, आंतरिक शांति प्रदान करता है, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रगति के बिना अधूरा है। उदाहरण के धर्म में बीमारी से बचाने के लिए स्वच्छता की शिक्षा देता है, लेकिन विज्ञान हमें टीके, दवाइयों के माध्यम से बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। दूसरी ओर विज्ञान हमें तकनीकी प्रगति देता है, लेकिन नैतिकता और मानवीय मूल्यों के बिना तकनीकी प्रगति विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। अभी जो वर्तमान युग में दुनिया में चर्चा में है, क्या चर्चा में है, कहाँ कहाँ से जोड़ पाते हैं आप चीज़ों को? आप जोड़िए, सोचिए, सोचो। एआई, हम एआई का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या करते हैं कि एआई के अंदर नैतिकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल वो तकनीक है, उसको रिलीजन का ज्ञान नहीं है। उसके अंदर वैज्ञानिकता है, तार्किकता है, केवल फैक्ट्स है, मूल्य नहीं है उसके अंदर, मानवीय मूल्य नहीं है, नैतिकता नहीं है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं केवल धार्मिक आदमी है उसी के अंदर में मानवीय मूल्य हो, लेकिन मानवों को मूल्य और नैतिकता सिखाने का जो पहला साधन होता है वो धर्म ही होता है। ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार इसका एक स्पष्ट उदाहरण। धर्म का मतलब यहाँ पर आप किस चीज़ से ले रहे हैं, आई डोंट नो। धर्म का मतलब यहाँ पर है कि रिलीजन जो है उसका मूल स्वरूप, रिलीजन का मूल क्रक्स क्या है, उसकी फिलॉसफी जो है उसकी बातचीत हम लोग कर रहे हैं। पूजा पाठ की, नमाज पढ़ने की बातचीत नहीं कर रहे हैं हम। मूल स्वरूप की फिलॉसफी उस धर्म का क्या है, तो फिलॉसफी सभी धर्म का एक ही है कि दया करो, मानवों के प्रति छोड़ो, पूरे पृथ्वी के प्रति दया का भाव रखो। महात्मा गांधी ने कहा था, विज्ञान बिना धर्म लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान अंधा है। यह कथन धर्म और विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है, लेकिन हम विज्ञान की प्रगति और धर्म की नैतिकता के साथ जोड़ दें तो हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां तकनीक का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, न कि विनाश के लिए। वर्तमान उदाहरणों के माध्यम से समन्वय की प्रासंगिकता, सारा कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप क्या लिखोगे? आज लिखने के लिए दिया है इसलिए आधा बता रहा हूँ। इसका मॉडल निबंध मैं दे दूंगा, कल तक सब लोग लिख लेंगे, उसके बाद मैं दे दूंगा। पहला निबंध जो मैंने दिया है कृपया करके उसको भी लिखने का प्रयास करें, इसको भी लिखने का प्रयास करें। और 24 तारीख से अपना ग्रुप शुरू हुआ है, अगर उसमें जुड़ना हो तो बता सकते हैं, तो लिखिएगा ज़रूर। नहीं लिखेंगे तो तैयारी अधूरी होती है। और कैसे समझाऊं मैं आपको, खुद से प्रयास कीजिए। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता ना, आप NCERT खोलिए, NCERT 8, 9, 10 कोई भी सब्जेक्ट का उठा लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विज्ञान, उसके पीछे सवाल लिखे होंगे, उसको पढ़िए और उस चैप्टर में उसके जवाब होते हैं। जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, वैसे ही कर सकते हैं। करना तो पड़ेगा ही अगर लिखने के लिए आपको सीखना है तो। और अगर नहीं लिखेंगे, प्रयास भी नहीं करेंगे, हो सकता है आप इसमें केवल इंट्रो लिख पाएँ इस टॉपिक पर, लेकिन लिखेंगे तो नहीं प्रयास करेंगे तो फिर लिखना भी नहीं आ पाएगा। क्लास में कोई लिखना नहीं सिखाएगा, YouTube पर भी कोई लिखना आपको नहीं सिखा पाएगा। मैं भी केवल पढ़ा रहा हूँ आपको, लिखना आपको खुद से पड़ेगा। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का, आई होप आपको पसंद आया। इसलिए अधूरा छोड़ा है, पूरा नहीं बताया क्योंकि अभी लिखने के लिए आज दिया है मैंने ये, तो सारा कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज देंगे, ऐसा नहीं करना है। पॉइंट तो सारे दिखाई देता हूँ मैं कम से कम, बाकी इसका मैं कल मॉडल आंसर दे दूंगा, मॉडल निबंध, और इसके नीचे इंग्लिश में भी है ये। ठीक है। तो कोशिश कीजिए लिखें, अच्छे से लिखें इसको, और लिख करके थोड़ा सा जब मैं मॉडल निबंध दूंगा तो उससे मैच करके भी देख लें कि किस दिशा में लिख रहे हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी का।